क्या राहुल गांधी ने बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने वाली जादुई छड़ी ढूंढ ली है? जर्मनी से आया राहुल का रेजिस्टेंस प्लान क्या वाकई मोदी के विजन को फेल कर पाएगा, या ये सिर्फ एक विदेशी मंच से दिया गया राजनीतिक भाषण है? आज चर्चा का विषय है राहुल गांधी का वो कड़ा प्रहार जिन्होंने बर्लिन से सीधा पीएम मोदी और उनकी विचारधारा, उनके रास्ते पर बोला और चुनाव आयोग पर हमला बोला। राहुल ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए, हरियाणा और महाराष्ट्र की हार का जिक्र किया, बताया भी कि हरियाणा में तो हम जीत रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो है सिस्टम ऑफ अपोजिशन रेजिस्टेंस। हिंदी में कहें तो प्रतिरोध तंत्र। राहुल कह रहे हैं कि अब सिर्फ कहकर नहीं बैठना चाहिए कि चुनावों में समस्या है, बल्कि उससे निपटने के रास्ते खोजने चाहिए। अब एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जो बीजेपी की ताकत से सीधा टकरा सके। इसके बाद सवाल यही है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस को एक नए और आक्रामक मोड में ले जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने यह बात कहकर बता दिया कि वो सिर्फ समस्याएं नहीं, तोड़ भी निकालेंगे? और आखिरी सवाल, क्या है राहुल गांधी का वो प्लान और क्या हो सकता है? इन बातों में कहीं ना कहीं वो प्लान छुपा हुआ भी हो सकता है, जो कि अभी मुकेश जी भी बताएंगे। तो कुल मिलाकर चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यनिधि का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां सच छुपाया नहीं सामने लाया जाता है। मुकेश सर, राहुल गांधी विदेश गए, जर्मनी में बोले और उन्होंने एक नई बात कही, बाकी तो बीजेपी आक्रामक है उसकी चर्चा करेंगे, कि अब समस्याएं नहीं, एक हिसाब से समाधान खोजने की जरूरत है जो कि अपोजिशन लाएगा और जीत के दिखाएगा। आप क्या कहेंगे इस पर? अंकुर जी, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है, बर्लिन में जो उन्होंने अपना भाषण दिया है हर्टी स्कूल में, जो कि बहुत ही थिंक टैंक के रूप में ये स्कूल जाना जाता है। शिक्षाविद और तमाम क्षेत्रों के जो विद्वान हैं वो वहाँ जुटते हैं, उनके बीच में ये भाषण दिया उन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी जो मुझे लगी वो ये है कि राहुल गांधी किसी मुगालते में नहीं है। उन्हें ये बिल्कुल भी ये भ्रम नहीं है कि उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वोट चोरी का पर्दाफाश कर दिया। बस आप उसका काम हो गया और अब सरकार गिरी, तब सरकार गिरी, सरकार की वैधता खत्म हो गई वगैरह-वगैरह। तो वो आम तौर पर ये जो अपरिपक्व नेता होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, वो इस तरह के अर्थ और लाभ की उम्मीद करने लगते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे यूट्यूब के चैनल और साथी भी बिल्कुल उसी अंदाज में कि बस अब तो गई सरकार। सुबह राहुल का बयान आता और शाम तक सरकार गिराने बैठ जाते। तो ये जो एहसास है कि ये सब इतना आसान नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है और कड़ी लड़ाई है, क्योंकि पूरे तंत्र पर, पूरे सिस्टम पर राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, और जब पूरी सिस्टम उनके हाथ में है तो उससे लड़ाई भी उतनी ही मुश्किल होगी। और वो लड़ाई विपक्ष कैसे लड़ेगा, ये भी उनके अंदर इसको लेकर विचार चल रहा है। क्या रणनीति है उनके मन में, ये अभी कहना बहुत मुश्किल काम है। क्या सोचा है उन्होंने? हो सकता है कि वो कुछ और यात्राएं प्लान करें, हो सकता है कि वो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करें। उन्होंने जो कहा है कि हम विपक्षी प्रतिरोध की एक व्यवस्था बनाएंगे। ये विपक्षी प्रतिरोध की व्यवस्था कैसे बनेगी? और उन्होंने ये सब कहते हुए उस सवाल को भी टच किया है जो अक्सर उठाया जाता है कि पूरा इंडिया गठबंधन तो तहस-नहस हो चुका है। इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं, वो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। खास तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमले करते रहते हैं। उनकी इच्छा लड़ने की है या सिर्फ अपनी जमीन बचाने की है? ये सवाल भी उन्होंने उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें शिकायतें करने से ज़्यादा आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा। केवल शिकायतें करने से या सरकार को एक्सपोज़ करने से बात नहीं बनेगी। हमें एक पूरा आंदोलन का, एक प्रतिरोध का एक रास्ता, रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बार-बार हम लोग जो डिबेट करते हैं, डिस्कशन टीवी चैनलों पर और यूट्यूब पर होती है, ये बार-बार बात आती है कि कहीं गाड़ी फँस गई है विपक्ष की और वो आगे निकल नहीं रही है, सिवाय इसके कि संसद के अंदर सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं या राहुल गांधी की यात्रा होती तो एक माहौल बन जाता है और जैसे ही वो खत्म होती है
वो वापस वहीं पर पहुंच जाती है। तो हम्म, ये एक सिनेरियो उनको बिल्कुल साफ है उनके दिमाग में। हम्म। यहाँ से कैसे आगे ले जाना है विपक्षी के प्रतिरोध को, लड़ाई को, ये कैसे करेंगे, ये हमें अभी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मुकेश सर, राहुल गांधी ने कहा कि जो कि चर्चा का एक शीर्षक भी था कि राजनीति एक सुनने की कला है, कि आप सुनिए, लोगों की बातें सुनिए। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ही उनका कहीं ना कहीं प्लान छिपा हुआ है कि वो, अब ये उनकी बुराई भी मानी जाती है कांग्रेस की, एक कमी खास कर कहें, बुराई क्या, काडर कमजोर है, जनता के बीच नहीं जा पाते, जब कोई भी मुद्दा हो बड़ा नेता बोलता है, वो हल्ला होता है, लेकिन जमीन पे कुछ काम नहीं होता। और आप उनका ये कहना कि सुनने की कला है, तो इसमें यह है कि जनता के बीच जाएंगे और ज्यादा एग्रेसिवली जाएंगे, काडर को मजबूत कर सकते हैं, और इसमें प्लान दूसरा भी छुपा होगा साथ में। अंकुर जी, आपको याद होगा कि ये सुनने की कला और सुनना चाहिए, ये जो हम्म, बातें राहुल गांधी ने की है यहाँ पर, वो भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभव जब वो शेयर कर रहे थे, उसी समय से कह रहे हैं। हम्म, सत्ता जो है, मौजूदा मोदी सरकार है, वो लोगों की आवाज नहीं सुन रही है और हम्म, हमें लोगों की आवाज को सुनना चाहिए। और उन्होंने अपनी यात्रा को उसी से जोड़ा था कि मैं लोगों से मिला तो मेरा पूरा एक सोच बदल गया, मेरा एक हम्म, अनुभव बदल गया। तो वो उस संदर्भ में था। ये जो उनका व्याख्यान था, उसका टाइटल तो ये था, सुनने की कला। लेकिन हम्म, सुनने की कला सुनने तक सीमित नहीं है। सुनने के हम्म, बाद उसको उसके आगे का एक्शन है। और वो हम्म, एक्शन हम राहुल गांधी के जो भी उन्होंने आगे भारत जोड़ो यात्रा के बाद किया है, और हम्म, बार-बार वो इस बात को रेखांकित करते रहते हैं, किसी हम्म, भी ऐसे जनता से जुड़े मुद्दे पर, चाहे वो मनरेगा का मुद्दा हो, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे किसानों के का सवाल हो, चाहे पर्यावरण का मुद्दा हो, इन तमाम सवालों पर उनकी मुखरता दरअसल वो जनता की आवाज़ सुनने की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। और ये बहुत हम्म, अच्छी बात है। एक लोकतंत्र में नेता को, सत्ता को जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। ये मौजूदा सरकार नहीं सुनती है। वो अपनी आवाज़ सुनानी चाहती है, मन की बात करना चाहती है, अपने मन की बात, और हम्म, जनता के मन की बात को वो नहीं सुनती है। तो ये उस संदर्भ में था, लेकिन ये एक टाइटल भर था। उसके नीचे भारत की जो परिस्थितियाँ हैं, हम्म, जिसमें पूरे तंत्र पर आरएसएस ने कब्ज़ा कर लिया है और किस तरह से भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ये भी उन्होंने कहा। उस पर भी हम्म, उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही अंकुर जी, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम्म, उन्होंने कहा कि इंडिया की डेमोक्रेसी ये विश्व की का एसेट है, उसकी संपदा है, और अगर वो बर्बाद हो रही है, वो नष्ट हो रही है, नष्ट की जा रही है, तो इसकी हम्म, चिंता वैश्विक समुदाय को भी होनी चाहिए। ये केवल हम्म, भारत के लोगों की चिंता नहीं है, ये पूरी हम्म, दुनिया की चिंता होनी चाहिए कि इतना बड़ा देश अगर लोकतंत्र से गिरते-पड़ते जाकर फासीवाद में की तरफ बढ़ हम्म, रहा है, तो हम्म, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर हम्म, भारत में लोकतंत्र मजबूत होता है, तो बाकी जगह भी लोकतंत्र के लिए स्पेस हम्म, बनता है। तो ये हम्म, बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। लेकिन जो हम्म, लब्बो-लुआब था, हम्म, जिस पर से हमने बात अपनी शुरू की थी, कि अब जहाँ पर विपक्षी राजनीति आ गई है, आपने हम्म, अभी रामलीला मैदान की रैली देखी थी कांग्रेस महारैली। की, हम्म, महारैली देखी थी, और उसमें भी ये ध्वनि आपको सुनाई दी होगी, हम्म, आगे की लड़ाई की बात। जो हम्म, कुछ हो गया है, उसका आकलन किया गया है कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से, ऐसा उन्होंने ध्वनित किया है। और अब एक नई रणनीति शायद हमें देखने को मिलेगी अगले 2, 4, 6 महीने में हम्म, कांग्रेस की तरफ से। वो पहल करती है कि नहीं इंडिया गठबंधन के घटकों को जोड़ने में। अब देखिए कि अ, आज ही की खबर है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से राहुल गांधी को अप्रोच किया गया है कि भाई एकजुटता होनी चाहिए महाराष्ट्र में इलेक्शन के लिए, क्योंकि हम्म, महाराष्ट्र में अभी जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए हैं, उसमें बुरी गत बनी है जो महाविकास अघाड़ी है उसकी। तो हम्म, ये एहसास भी कई दलों को हो रहा है। उमर अब्दुल्ला हम्म, अलग राह अलापते रहते हैं,
ममता बनर्जी अपने एकला चलो की मुद्रा में है। अखिलेश यादव को समझ में नहीं आता कि वो कांग्रेस से घबराते भी हैं और कांग्रेस के साथ तालमेल भी करना चाहते हैं। तो ये इस कंट्राडिक्शन पे भी उन्होंने कहा है कि अ, विपक्षी दलों में स्थानीय और राज्य स्तर पर खींचतान हो सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर एकता है कि आरएसएस से लड़ाई लड़नी है। आरएसएस सबसे बड़ी चुनौती है सबके लिए, केवल कांग्रेस के लिए नहीं, सारे दलों के लिए आरएसएस और बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रही है, वो सबको नष्ट करने की दिशा में जा रही है। वो किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं रखती है, सबके प्रति वही निर्ममता के साथ उसको खत्म करने पर आमादा है। तो इसमें एक गुंजाइश बनती है। जी। मुकेश सर, आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि भारत का जो लोकतंत्र है उस पर अगर हमला हो रहा है तो वैश्विक लोकतंत्र पर भी हमला वो है। आपको क्या लगता है कि जो आपने कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये विदेशी मंच पर ये बात कहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव डलवाने के लिए? नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जगाने के लिए कि देखिए भारत में जो कुछ हो रहा है, उससे अवेयर करने के लिए, ताकि वो समझें कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है और उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गतिविधियों से इस तरह की सत्ता और मजबूत हो, उसको टॉनिक मिलने लगे। तो ये एक तरह से संदेश है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को, एक चेतावनी भी है और एक संदेश भी है कि संभल जाइए, हिंदुस्तान लोकतंत्र की डगर से फिसल रहा है, वो नीचे जा रहा है। और तमाम मानक भी हमें यही बताते हैं, दुनिया भर के इंडेक्स बताते हैं कि भारत में लोकतंत्र नीचे जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नीचे जा रही है, जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो खत्म होता जा रहा है। तो ये तमाम संकेत तो हैं ही। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने अपनी बता तो दिया है कि जो मुकेश सर ने शुरुआत में कहा कि राहुल मुगालते में नहीं है कि हमने ऐसा कर दिया, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और हम जीत जाएंगे। और ये अच्छी बात भी है कि हमें पता है कि अभी हमें और मेहनत करनी है। इससे एक जो राजनीतिक पंडित लोग हैं वो भी समझेंगे कि राहुल की राजनीति अच्छा आप कुछ और करने वाले हैं। दूसरा जो मुकेश जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लोगों को संदेश देने की कोशिश करें कि भारत में क्या हो रहा है, आप थोड़ी नजर वहां पर भी बनाइए, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो दोनों तरफ से राहुल गांधी ने अपनी जो प्लान है वो लागू करने की कोशिश की। आप देखते हैं कि राहुल गांधी जो उनका मॉडल है, जो प्लान है, वो कैसे क्या होता है और कब तक होता है कि केवल बोल गई रात गई बात गई ना हो जाए। जो भी होगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.